हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से बताया है, बस आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, बाकी सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं सिंधु सभ्यता। फ्रेंड, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वनाम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके पश्चात 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों, ये दोनों सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तथा सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड, सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिनमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगा हैं। ये प्रमुख ऐसे स्थल हैं जिसे बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड, भारत की स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल जो है वह गुजरात में पाए गए हैं। लोथल और सुतकोतडा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड, उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। फ्रेंड, उत्खनन में मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार थे वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से ही सबसे विशाल भवन धान्यागार का भी साक्ष्य मिला है। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आगे देखते हैं। फ्रेंड, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। गेहूं और जौ को सिंधु सभ्यता के लोग खासा पसंद करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेंड, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करना जान गए थे। दोस्तों, फ्रेंड, सिंधु सभ्यता वाले मातृ देवी की उपासना करते थे। यहाँ पे पशुओं में कुबड़ वाला सांड काफ़ी पूजनीय था। फ्रेंड, सिंधु सभ्यता में शव को जलाने एवं गाड़ने यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि तथा पशुपालन है। फ्रेंड, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अब तक लोहे के अवशेष नहीं मिले थे। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। फ्रेंड, ये लोग शिकार के लिए लकड़ी की औजार, पत्थर के औजार, इन सभी चीज़ों का यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। फ्रेंड, आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर, फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाईं ओर इसी प्रकार लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कोई प्रूव अभी तक नहीं मिला है। सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण या फिर अकाल पड़ने के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मत है। फ्रेंड, समय निकलता गया, फिर भारत में सबसे पहले ईरान देश के लोगों ने प्रवेश किया, जो कि आर्यंस कहलाए। फ्रेंड्स, इन आर्यंस ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को युद्ध में पराजित किया और अपना राज स्थापित कर दिया। ये
आज से 3200 साल पहले की बात हो रही है। इन आर्यंस के द्वारा जो भी सभ्यता बनी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। क्या कहलाई दोस्तों? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लोहे से बने उपकरण वैदिक सभ्यता में प्राप्त हुई तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। फ्रेंड, घोड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण पशु माना जाता था तथा ये आर्यंस अस्त्र शस्त्र तथा कवच बनाना जानते थे। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हमने नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ा, यानी कि सिंधु सभ्यता जिसका अंत हुआ। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, मतलब ग्रामीण सभ्यता आई। अब इसके बाद हम धीरे धीरे फिर से नगरी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड, अब भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। इन 16 राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली था तथा सबसे बड़ा राज्य अवंती था। पेपर में ये क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध। तथा दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन था? अवंती। फ्रेंड, मगध राज्य के शक्तिशाली होने के कई कारण हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इसके दोनों तरफ नदी बहती थी, जिसके कारण यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी तथा कृषि योग्य थी। और दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी मगध से होकर गुजरती थी, तो यहाँ के जंगलों से इनको लकड़ियाँ अच्छे से प्राप्त हो जाती थी तथा यहाँ के जानवरों का उपयोग ये अपने युद्ध में करते थे। युद्ध में हाथियों का उपयोग सबसे पहले मगध राज्य ने ही किया था। फ्रेंड्स, ये जो प्राचीन इतिहास है ये पूरा का पूरा मगध राज्य के आसपास घूमता रहेगा। सभी राजा इन 16 महाजनपदों पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जो इन 16 महाजनपदों पर कब्जा कर पाया, जिसका नाम सम्राट अशोक था। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख फ्रेंड्स एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है। फ्रेंड्स, अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इन 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका नाम थोड़ा अटपटा है तो इसे आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसे हम ट्रिक से देखते हैं। फ्रेंड, ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें अंगूर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं, हम रिलेट करते हैं, अंगूर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो अंगूर से बना हमारा अंगुत्तर। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अंगूर। तो अंगूर से बना अंगुत्तर। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सिंधु सभ्यता तथा उसके प्रमुख स्थल तथा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम मगध राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।